हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आए हैं एक नए के ड्रामा के साथ। हर रिश्ता परफेक्ट शुरू नहीं होता, कभी कभी बस कोई सिचुएशन लोगों को साथ ले आती है। ये कहानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। थोड़ी ऑकवर्ड से शुरुआत की और धीरे धीरे ग्रो होते इमोशंस की। यहाँ प्यार बस छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई दे रहा है और ग्रो कर रहा है। हम हर वीडियो में एक एक एपिसोड कवर करेंगे, रियल रिएक्शंस, रियल इमोशंस और रियल फीलिंग्स के साथ। तो अगर आपको ग्राउंडेड और हार्टफेल्ट स्टोरीज पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस के ड्रामा आवर यूनिवर्स की कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है तायुंग से, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि वो एक फोटोग्राफर है और वो किसी असाइनमेंट में लगा हुआ है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगजिन को, जो कई सारी डिलीवरीज कर रही है और बहुत मेहनती दिखाई दे रही है। जैसे ही उसकी सारी डिलीवरीज खत्म हो जाते हैं, हम देखते हैं उनका एक नॉर्मल सिस्टर कन्वर्सेशन सुपरमार्केट में चल रहा है। वो वहां से निकलकर घर पे आ जाते हैं। घर पे उसकी बहन उसे कहती है कि तुम इतना क्यों मेहनत कर रही हो, तुम्हें इतना फास्ट होने की जरूरत नहीं, तुम अभी छोटी हो। कुछ देर बाद योंगजिन को उसके बहन के पर्स में एक रिंग दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि उसको एक रिलेशन के बारे में पता है। वो सीधे उस लड़के के पास जाती है जो एक कॉप है। उसका नाम है वो जिन। वो उसे कहती है कि मेरे तरफ से तुम दोनों के रिश्ते को हाँ है, तुम्हें मेरे वजह से रुकने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तायुन बेड पे है। उसे एक फोन आता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसे समझता है वो उसके सीनियर का है। उसे बात करने के बाद याद आता है कि कल पार्टी में शायद उसने नशे में कुछ ज्यादा ही कर दिया था। उसने ना कि सिर्फ नौकरी छोड़ी, बल्कि ऐसा कहा था कि पूरे होटल का खर्चा मैं ही दूंगा। वो जैसे ही बिल देखता है वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो ब्रोक हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं वू जिन और योंगजू की वेडिंग की तैयारियां चल रही है। जैसे ही वो अपने वेडिंग ड्रेस में आती है, वो तीनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। शॉपिंग के दौरान योंगजू एक बुक को देख के काफी खुश हो रही होती है। उसमें एक लाइटिंग का फोटो होता है जो उसे बहुत ही पसंद आता है, पर बजट ना होने की वजह से वो उसका जिक्र नहीं करती। योंगजून अपनी बहन को बहुत खुश देखती है और तभी डिसाइड कर देती है कि वो ये इसे गिफ्ट देगी। अगले सीन में उसके फ्रेंड के साथ उसके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो दे सके। फिर हम देखते हैं तायुंग के फ्रेंड्स उसके घर पर आए हैं। वो उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई फर्नीचर बेचा जाए ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो। इस सीन में हमें पता चलता है कि तायुंग अपनी चीजों को कितने अच्छे से और कितने इमोशनल तरीके से रखता है। उसने अपने फर्नीचर तक को नाम दिए हुए हैं और वो उन्हें बच्चों जैसा देखता है। जैसे ही सर्च चालू होती है कि क्या बेचा जाए, हम देखते हैं उसके घर पे कई सारे फर्नीचर, कैमरास और बहुत सारी चीजें पड़ी है जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जैसे ही एक बॉक्स खोला जाता है, हम देखते हैं उसमें एक पुराना कैमरा और पुराने कई सारे फोटोज दिखाई दे रहे हैं। उसका दोस्त उन्हें देखकर कहता है कि क्या तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? तो तायुंग उसे छुपाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं अनाथ हूँ, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। थोड़ी देर डिसाइड करने के बाद वो लाइटिंग का फोटो खींचते हैं और ऑनलाइन सेल के लिए डाल देते हैं। जैसे ही योंगजिन और उसके दोस्त ऑनलाइन सर्च करते हैं, उन्हें ये मिल जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। सेलिंग प्लेटफॉर्म पे उनका चैट होता है कि कब और कहाँ मिलना है। अगले सीन में हम देखते हैं तायुंग और योंगजिन अपने डिसाइडेड जगह पर आ चुके हैं। योंगजिन कहती है कि क्योंकि ये पैक्ड है, मुझे इसको खोल के देखना है कि क्या ये ठीक है या नहीं। दोनों एक होटल में जाते हैं। योंगजिन उससे निगोशिएट करने के बाद, पूरी कहानी बताने के बाद ये कहते हैं कि वो उसके फोटोज निकाले। फोटोज निकालते निकालते एक जगह उस लाइटिंग को धक्का लग जाता है और योंगजिन तायुंग पर गिर जाती है। उसी के साथ वो लाइटिंग भी गिरने ही वाला होता है, तभी तायुंग उसे पकड़ लेता है। इस सीन में तायुंग बहुत डर जाता है क्योंकि वो उसे बच्चों की तरह देख रहा होता है। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लाइट को सीधा रख देते हैं, हम देखते हैं कि उसका बल्ब टूट चुका है। होटल के बाहर आते ही वो दोनों निराश हैं। तायुंग अपनी चीजों को लेके बहुत पॉजिटिव है और इसीलिए वो अब योंगजिन को वो देना नहीं चाहता। योंगजिन भी कहती है मैं टूटा हुआ प्रेजेंट भी नहीं दे सकती और वहां से निकल जाती है।
कुछ देर आगे चलने के बाद तायुंग को याद आता है कि फोटो निकालने के चक्कर में योंजिन का फोन उसी के पास रह गया है। वो उसे साइको कहता है। घर जाकर जैसे ही वो चार्ज पे लगाता है उसे योंजिन का फोन आता है जो उसे फोन रिटर्न करने की बात कर रही होती है। तायुंग कहता है कि हम उसी जगह मिलेंगे, जिस पे योंजिन कहता है ठीक है मैं कल आऊंगी। जैसे ही वो वॉलपेपर देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जिन और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई होता है। हम उसके कहानी का फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे छोटा तायुंग रो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो जिन जो उसका बड़ा भाई है वो उसे छोड़कर चला गया है। अगले सीन में हम देख रहे हैं योंजिन, उसकी बहन और उसका होने वाला जीजा वहाँ पे होटल में बैठे हैं, जिसे अचानक तायुंग भी ज्वाइन कर लेता है। योंजिन उसे देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी तायुंग वोजिन को कहता है कि बहुत टाइम हुआ है तुमसे मिले हुए। उसका आना यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। योजिन उसे अलग से लेके जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा तुम अनाथ थे और तुम्हारे भाई ने कहा था कि उनके साइड से यहाँ कोई नहीं आएगा। जैसे ही वो वापस जाता है वो केक पर इन तीनों की फोटो और नाम देखता है। उसे लगता है कि वो इस फैमिली में अनवांटेड है और जिस भाई के लिए वो कब से रुका था उसे शायद वो चाहिए ही नहीं। वो इस खुशी के माहौल में थोड़ा और नर्वसनेस और पास्ट की कहानी लेकर बहुत गहरा सदमा दे जाता है। वो उस रूम से निकल जाता है जिस पे वोजिन उसका पीछा करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तायुंग कहता है कि बात करने के लिए बचा ही क्या है, मैं आपसे आपके लिए नहीं रुकने वाला। मेरा पूरा बचपन मैंने आपको ढूंढा और यहाँ मुझे पता चल रहा है कि आपके लिए मैं हूँ ही नहीं। आप तो खुशी खुशी नया परिवार बसा रहे हो। क्या आपको पता है मैंने फोटोग्राफी क्यों की? क्योंकि मेरा लास्ट बर्थडे प्रेजेंट, आपको याद है आपने क्या दिया था? वो एक कैमरा था। वो ये बोलकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वोजिन भी बहुत रियल दिखाई दे रहा है। वो भी उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। शायद वो तायुंग को समझ रहा है, पर हम देखते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाता। वो वैसे ही सब सुनते खड़ा रह जाता है। अब हम देखते हैं तायुंग अपने घर आ चुका है। वो उसी पुराने बॉक्स में से उसकी यादें बटोरता है। हम उस बॉक्स के साथ फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं छोटा तायुंग और उसका भाई कैमरे की दुकान में है। तायुंग कहता है क्या हम ये कैमरा ले सकते हैं? तो उसका भाई उस पे हंसता है। छोटा तायुंग धीरे धीरे हर चीज की फोटो ले रहा है। तभी हम मूनलाइट चिल्ड्रंस होम देखते हैं जहाँ उसका भाई तायुंग को ले जा रहा है। हम देखते हैं कैसे वोजिन ने बारिश आते वक्त उसे ये कहा था कि जैसे ही बारिश चली जाएगी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, जिसपे तायुंग रोते रोते कहता है मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वोजिन वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं तायुंग ने बहुत सारे दिन वही उसका इंतजार किया था कि वो आएगा और मुझे लेके जाएगा। यही प्रेजेंट में आते हम देखते हैं कि वोजिन और योंजू की शादी हो रही है। योंजिन अभी भी उस खाली चेयर को देख के ऐसा सोच रही है कि तायुंग नहीं आया। उन दोनों की शादी हो जाती है। तीनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं कहानी में 3 साल बाद। इसमें हमें तायुंग और योंजिन दोनों की पर्सनल लाइफ दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्म करता देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तायुंग ने एक नया घर ले लिया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो पूरा प्लान बना चुका है कि कहाँ क्या करना है। वो बदल गया है, वो अब फोटोग्राफर नहीं रहा। हम उसे भी कॉर्पोरेट में देख रहे हैं। उसका दोस्त भले ही कह रहा है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबल तायुंग उतना पसंद नहीं, मेरा आइडल तो वही पुराना तायुंग था जो स्टाइल में था। तायुंग को इतना दर्द हो चुका है कि वो कहता है स्टाइल में वो अब बात नहीं रही। हम इस सीन में तायुंग का दर्द देख सकते हैं। योंजिन के ऑफिस में कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसके वजह से उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। हम आगे देखते हैं कि वो उसके बहन के घर पे गई है। डिनर टेबल पे कुछ ऐसी बातें होती है जिससे वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है। वो जब भी अंदर जाती है वो देखती है कि पूरा कमरा उसके लिए रखा हुआ है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसी अनकही बातें निकाल देती है
जो शायद वो मीन नहीं करती। उसकी बहन उसे बोलती है कि ऐसा कुछ मत बोलो जिससे तुम्हें आगे जाके रिग्रेट होगा, लेकिन वो बोलती है मुझे रिग्रेट नहीं होगा, तुम हमेशा से मुझे बोझ समझती हो। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुमने अपने घर पे मेरे लिए रूम बनाया है। वो ये कहकर निकल जाती है। हम साफ साफ देखते हैं वो बाहर जाके खुद की ही बातों पर रिग्रेट कर रही है, लेकिन अब वो ये बोल चुकी है और इससे इन दोनों का रिश्ता थोड़ा खराब हो चुका है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन दिखते हैं जो वो जिन का वर्क प्लेस है। हम देखते हैं उसके जूनियर्स के साथ भी उसका काफी मिलता है। वो योंगजू को बताता है कि मैं समझता हूँ तुम दोनों में झगड़ा हो गया है, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। वो उसे अश्योर करता है और फोन रख देता है। वो कहता है कि मैं आ ही रहा हूँ। इतने में उसे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हारे फादर रिलीज हो चुके हैं। उस मैसेज को देखने के बाद उसका फेस चेंज हो जाता है और उस चेंज की गहराई उसके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। वो तुरंत तायोंग को फोन करता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। हम देखते हैं अगले सीन में वो कार चला रहा है। उसे थोड़ा डिस्टर्ब देख के उसकी वाइफ यानी योंगजू पूछती है कि क्या ये तायोंग के वजह से है? तुम अभी भी इतने फ्री नहीं हो ना कि उसके बारे में तुम मुझसे बात कर सको। तभी हम देखते हैं वो कुछ बताने ही जा रहा होता है, जिस बीच एक ट्रक का इनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत दर्दनाक होता है। यहाँ पैरेलल में हम देख रहे हैं कि योंजिन अभी BS फूड में अपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहाँ तायोंग भी अपने घर का इंटीरियर इमेज सेट करते दिखाई दे रहा है। दोनों बहुत खुश हैं। दोनों को कॉल आता है। योंजिन जैसे ही कॉल सुनती है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। भागते भागते उसे सब पुराना याद आ रहा होता है। कैसे उसकी बहन उसे स्कूल ले जाती, वापस ले आती, और कैसे उसने आखिरी मिनट में भी अपने बहन के लिए सिर्फ रिग्रेट रखे हैं, सिर्फ दुख रखा है। वो ये मीन नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने वही सब कहा है। वही हम देखते हैं तायुंग को, जो सहमा धीरे धीरे से चल रहा है। उसने उसके भाई को हाल ही में ढूंढा है। उसे ये भी याद आ रहा होता है कि उसके भाई ने कैसे उसको छोड़ दिया था, और ये भी याद आ रहा होता है कि कैसे उसने अपने भाई को बड़ा होने के बाद छोड़ दिया। भले वो उसके भाई से उतना क्लोज नहीं था, उसने टाइम स्पेंड नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देख रहे हैं। जैसे ही दोनों उस रूम में पहुंचते हैं, हम देखते हैं योंजिन रो रही है। वो रोते हुए अपने बहन से कह रही है कि मैं वो सब मीन नहीं करती थी जो मैंने कहा था। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। उसी दौरान हम तायुंग को वहाँ पहुँचते देखते हैं। वो वहाँ योंजिन को रोता हुआ देख रहा है। यही हम देखते हैं तायुंग और योंजिन वहाँ से कुछ अप्रोच होता हुआ देखते हैं। जैसे ही हम उस साइड देखने लगते हैं, हमें दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे आके योंजिन को माँ कह के बुला रहा है। उस बच्चे के मंद मुस्कान से योंजिन भी हंसने लगती है। तायुंग के साथ एज अ स्पेक्टेटर हमें भी पहली बार पता चलता है कि ये उन दोनों का बच्चा है जो बच गया है। उस फ्यूनरल हॉल में सब यही बातें कर रहे हैं कि क्या ये बच्चा अकेला बचा है बेचारा। उसमें हम देखते हैं वो मम्मी मम्मी कहते हुए योंजिन से अप्रोच कर रहा है और कैसे योंजिन उसे संभालने की कोशिश कर रही है। वो धीरे से उतरते हुए तायुंग के पास जाता है। तायुंग ये सब समझ नहीं पा रहा होता। नया नया उसका भाई का मिलना, उसका डेथ और उसके बेटे का ऐसे अप्रोच करना उसे डरा देता है। वो धीरे धीरे अपने पैर पीछे ले रहा है, पर बच्चा उसी के पास दौड़ा चला आ रहा है और उसके पीछे योंजिन भी उसे संभालने की कोशिश कर रही है। पर हम देखते हैं बच्चे को बचाने जाते वक्त तायुंग गलती से योंजिन के गिरने का कारण बन जाता है। योंजिन के हाथ में बहुत जख्म लग जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। आगे हम देखते हैं फ्यूनरल हॉल में तायुंग और वोजू
यानी कि दोनों का बच्चा बैठा हुआ है। वहाँ पुलिस कॉप्स आते हैं और अपने फाइनल सैल्यूट दे जाते हैं। वो कहते हैं कि वो जिन बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत अच्छा सीनियर भी। उसे देखते हुए तायोंग रियलाइज करता है कि शायद वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान था। तायोंग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कॉफिन, ड्रेस, हॉल सब सिलेक्ट कर लेता है और उस बच्चे को संभालते संभालते उसको थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं क्योंकि उसने कभी यह एड्रेस नहीं किया हुआ होता। वो उस बच्चे को चॉकलेट देता है और खुश रखने की कोशिश करता है। हम देखते हैं वो बच्चा उसी चॉकलेट को वोमिट करते हुए उस पर ही गिरा देता है। हम देख रहे हैं कि वो दोनों वॉशरूम में हैं। तायोंग बच्चे की शर्ट धोता हुआ नजर आता है और वो कहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी बच्चे को संभाल रहा है। जैसे ही वहाँ योंजिन आती है वो उसे बच्चा सौंप देता है और कहता है तुम इसे मेरे पास छोड़कर क्यों गई थी। आगे हम देखते हैं योंजिन की दोस्त वहाँ आ जाती है और रोने लगती है। वो कहती तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। योंजिन कहती है कि मुझे अभी तक ये सहा ही नहीं जा रहा कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, पर एक बात ने मुझे थोड़ी राहत दी है। मैं यहाँ अकेली नहीं थी। तायुंग ने बहुत कुछ संभाला है, लोगों को भी देखा है और ये हॉल और ये सब सेटअप भी किया है। उसकी दोस्त उसका दुख समझ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रिचुअल्स के लिए अभी भी लोग आ रहे हैं और कुछ राइट्स होने के बाद लाइट्स ऑफ करके फ्यूनरल हॉल से सब निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लीगल ऑफिस जहाँ पे हमें समझ जाता है कि वोजू छोटा है और उसका केयर टेकर अपॉइंट अभी तक कोई नहीं हुआ क्योंकि तायुंग और योंजिन उसके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। उनको ही डिसाइड करना होता है कि इसे अब कौन पालेगा। तायुंग ये सब से इरिटेट हो चुका है। वो कहता है कि मैं और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैंने कॉफिन, फ्यूनरल राइट्स सब किए, लेकिन अब क्या तुम चाहते हो कि ये बच्चा भी मैं संभालूं? ये नहीं हो सकता। सीधे इनकार करते हुए वहाँ से निकल जाता है। ऑफिसर से योंजिन कहती है कि मैं वोजू को संभालूंगी और मैं ही इसे बड़ा करूंगी। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है। जैसे ही वो बाहर आते हैं हम देखते हैं कि तायुंग कहता है काश ये हमारा आखिरी मिलना हो, मैं चाहता हूँ इससे आगे हम कभी ना मिले। वो उस नन्हे से बच्चे से जाकर बात करता है। वो योंजिन को कहता है कि इससे अच्छे से पालना और उस बच्चे को आखिरी चॉकलेट देते हुए कहता है कि ये मेरे तरफ से आखिरी गिफ्ट है, मुझे कभी मत मिलना। ये कहते हुए वो गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है। यही कहानी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है। यहाँ हर कैरेक्टर का अपना अपना स्टोरी और डेवलपमेंट दिखाई जा रही है। जहाँ तायुंग केयरफ्री रहना चाहता है और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वही योंजिन को हम जिम्मेदारी लेते हुए और इमोशनल रहते हुए देख रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो अकेली इस बच्चे को बड़ा कर पाएगी? क्या सच में दोनों कभी नहीं मिलेंगे या ये बस कहानी की शुरुआत है? देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मूवीज एक्सप्लेन को। हम जल्दी आएंगे एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।